चतुर्थ श्रेणी का 2 गुना रिजल्ट जारी होने के बाद डीवी की प्रक्रिया चल रही है और डीवी की प्रक्रिया के अंदर आपको एक स्क्रूटनी फॉर्म भरना है और एक अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म भरने को लेकर के मैंने एक वीडियो डाला था कि अटेस्टेशन फॉर्म को भरने का सही तरीका क्या है। उसके बाद मैंने उस वीडियो को कमेंट सेक्शन देखा तो सैकड़ों की संख्या में कमेंट्स थे, उनमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे डाउट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अपन अच्छे से इसको देखेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म कौन सा और किस तरीके से आपको भरना है और कहां पर कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है, सारी की सारी बातें करेंगे। मैं राधेश्याम जटिया भैरव टेक भदे सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथियों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो शुरू करते हैं बात को। अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो प्लीज राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स। तो बहुत सारे साथियों के प्रश्न थे क्या हम एड्रेस वगैरह हिंदी में भर सकते हैं क्या, तो हिंदी से बचिएगा, इंग्लिश में भरिएगा। इंग्लिश के अंदर भी कैपिटल लेटर्स में भरिएगा, स्मॉल लेटर्स आपको यूज नहीं करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो, फोटो को लेकर के भी कंफ्यूजन था। एक साथी का कमेंट देखा मैंने कि साइन कैसे करने हैं, साइन प्रिंट करना, नहीं नहीं नहीं, साइन हाथ से करने हैं। आधे साइन फोटो पे आ जाए, आधे साइन साइड में आ जाए, ताकि वो वेरीफाइड रहे कि फोटो अलग से चिपकाया हुआ नहीं है। आपका फोटो लगने के बाद आपके साइन शुरू होंगे, जो आधे फोटो पर और आधे नीचे कर देने आपको, ये साइन करने का तरीका रहेगा। अगले कॉलम पे चलते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे साथियों को कंफ्यूजन था। जैसे एक क्वेरी मेरे पास में आई थी, वो कुछ इस तरीके की थी कि यहाँ पर जो नेम का ऑप्शन आ रहा है और सरनेम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम राधेश्याम जटिया है। ठीक है, मेरा नाम राधेश्याम जटिया है। अब मैंने यहाँ पर नेम के कॉलम में मैंने अपना नाम भर दिया राधे श्याम जटिया, राधे श्याम और जटिया। ठीक है, ये मैंने भर दिया। अब यहाँ पर एक साथी का प्रश्न था कि अब जो मेरा सरनेम है वो जटिया है, क्या मुझे अलग से यहाँ पर जटिया भरना है, JATIYA। यहाँ पर राधे श्याम जटिया ऊपर आ गया, फिर से सरनेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ जटिया भरना है क्या। तो साथियों सुनो, आपका नाम या तो ऐसा हो सकता है जिसमें सरनेम आ ही नहीं रहा हो डॉक्यूमेंट के अंदर, या फिर ऐसा नाम है जिसके अंदर सरनेम आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसका नाम है पूजा। ठीक है, तो उसका नाम पूजा है। ठीक है, तो उसका नाम केवल नेम का ऑप्शन में आपको उसको भरना है पूजा, और सरनेम का ऑप्शन खाली छोड़ना है। और मान लीजिए उसका नाम है पूजा शर्मा, मान लीजिए पूजा शर्मा नाम है। अगर वो कैंडिडेट अगर वो कैंडिडेट इस नेम वाले ऑप्शन में पूजा शर्मा लिख देती है, इस कैंडिडेट ने यहाँ पर अगर पूजा और शर्मा लिख दिया है, तब आपको ऐसी कंडीशन में इस सरनेम वाले ऑप्शन को खाली छोड़ना है, यहाँ पर कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर आपका नाम पूजा शर्मा है और आपने ऊपर वाले कॉलम में सिर्फ पूजा लिखा, तब आप यहाँ पर शर्मा कर सकते हैं, तब आप नीचे वाले कॉलम में क्या कर सकते हैं, शर्मा कर सकते हैं। है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको आपका जो सरनेम नाम के साथ में है उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अगर आधा नाम यहाँ लिखते हो और फिर यहाँ पर सरनेम लिखते हो, ठीक है, या पूरा का पूरा नेम ही आपने यहाँ पर भर दिया और सरनेम खाली छोड़ दिया, वो भी ठीक है। लेकिन आपने पूरा नाम यहाँ भर दिया विद सरनेम और सरनेम को फिर से यहाँ रिपीट किया, वो गलत हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है, इसमें कोई इश्यू ही नहीं है। मेरिट नंबर अगर आपको पता है तो भर दीजिए, पता ही होंगे, रिजल्ट आया है अभी तो उसके अंदर मेरिट नंबर भी है, आपकी रैंक कौन सी आ रही है। ठीक है, चलिए ये कॉलम यहां तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं ऊपर। ठीक है, जो सेकंड कॉलम है, यहाँ पर क्या डिटेल्स लिखी हुई है वो विजिबल नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ। प्रेजेंट एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लेन, रोड, विलेज, थाना, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। सेकंड ऑप्शन में आपको अपना क्या भरना है, एड्रेस भरना है। सेकंड ऑप्शन में आपको क्या भरना है, अपना एड्रेस भरना है। ये ऊपर जो 2 लाइनें खाली छोड़ रखी है, इनमें अगर आपके एड्रेस का कोई स्पेशल नेम है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। बाकी आपको विलेज के ऑप्शन में अपने गांव का नाम भरना है। कहां पर गया, हाँ, विलेज के ऑप्शन में आपको अपना क्या भरना है साथियों, गांव का नाम भर देना है। यहाँ पर गांव का नाम भर देना है, यहाँ पर जिले का नाम भर देना है, और यहाँ पर आपको अपने पिन कोड डाल देने हैं। अब आपकी कोई स्पेशल मान लो मोहल्ले का नाम है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख देता हूं मैं जाटों का मोहल्ला। ठीक है, जाटों का मोहल्ला, जाटों का मोहल्ला, जो भी आपका डिटेल है वो यहाँ पर आप भर दीजिए। अगर आपको अपने हाउस नंबर मालूम है, अगर हाउस नंबर मालूम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं HN13। HN13 का मतलब हाउस नंबर 13। अगर आप पूरा भी लिखना चाहें तो हाउस नंबर
13, ठीक है। और आपकी गली का मोहल्ले का कोई नाम है तो भर दीजिए। और अगर ऐसा कोई स्पेशल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में केवल आपको यहाँ पर गांव का नाम भरना है या जिला भरना है और यहाँ पर आपको अपने पिन कोड डाल देने हैं। यहाँ पर आपको अपने क्या डाल देने हैं, पिन कोड। इसी सीक्वेंस में आप चाहें तो यहाँ पर अपने पोस्ट का नाम, अपने ब्लॉक का नाम भी ऊपर डाल सकते हैं। एड्रेस डालने में कहीं कोई पचड़ा नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सामान्य सामान्य सी एंट्री है। आपने मेरा ये मानना है कि आपने 2-4 फॉर्म बिगाड़ दिए होंगे, हर फॉर्म में कोई ना कोई गलती करी होगी, फिर नया फॉर्म भरा होगा। साथियों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी आर प्रेशराइज्ड, हम प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। बाकी ये सामान्य चीजें हैं, इनमें कहीं कोई इशू नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट खुद भरे तो बेटर है। तीसरे कॉलम की बात कर लेते हैं। ये जो थर्ड कॉलम आ रहा है, तीसरे में पूछ रहा है होम एड्रेस, ठीक है। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस का मतलब वर्तमान पता, होम एड्रेस का मतलब उनका स्थायी पता। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका सेम है। सेम है तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया, 2 नंबर में यहाँ पर जो आपने डिटेल्स भरी है, जो एड्रेस भरा है, इस तीसरे वाले में भी उसको यूं का यूं छाप देना है। यूं का यूं आपको क्या कर देना है, छाप देना, उसकी कॉपी कर देनी है। बाकी आप ऐसा भी लिख सकते हैं सेम एज अबोव, ऐसा भी लिख सकते हैं सेम एज अबोव। बाकी आपको यूं के ये फोटो कॉपी कर देनी, यहाँ पर छाप देने हैं। उसके बाद में आ जाते हैं अपन, अच्छा अलग है एड्रेस तो अलग एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पर आपका होम एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है। उसके बाद में आ जाते हैं चौथे कॉलम पर। कौन से कॉलम पे? चौथे कॉलम पे। जी साथियों, एक कॉल आ गया था तो मैं बीच में थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। बात करते हैं कॉलम नंबर 4 की, ठीक है। इत्मीनान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बातें समझ में आएगी। चौथा कॉलम क्या कहता है? फोर्थ कॉलम सेइंग पर्टिकुलर्स टू प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिडेंस्ड मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 5 इयर्स। पिछले 5 सालों में अगर आप 1 साल से ज्यादा किसी दूसरी जगह पे रहे हैं, आपके एड्रेस को छोड़ के पिछले 5 सालों में अगर आप 1 साल से ज्यादा की अवधि दूसरी जगह पर रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्म करना है। तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर 3 लिस्ट दे रखी, फ्रॉम टू, मतलब 4 कॉलम दे रखे हैं इसी के अंदर। फ्रॉम टू, अगर कोई बंदा रहा है 1 साल से ज्यादा रहा है तो उसको क्या करना है, मान लीजिए कि 2022 से एक बंदा है, एक कोई कैंडिडेट है जो 2022 से लेकर के 2024 तक बीच के जो 2 साल है वो अपने एड्रेस को छोड़ के किसी और जगह पे रहा। तो आपको क्या करना है, जिस डेट से लेकर के जिस डेट तक वो रहा है, जहां से जहां तक, मतलब शुरुआत की डेट और रहने की लास्ट डेट, और उसके बाद में आपको यहाँ पर वो एड्रेस मेंशन कर देना है। कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बाकी आप इसको खाली छोड़ दें। जो कॉलम आपके लागू नहीं होता है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आपके अगर कोई कॉलम लागू नहीं होता तो उसको ऐसे डेस कर दीजिए, ये हमारे लागू नहीं होता है। इस तरीके से आप इसको कर दीजिएगा, ये इस तरीके से कर दीजिएगा, ठीक है। ये चौथा कॉलम आपका कंप्लीट हुआ। पांचवें में चलते हैं फादर्स डिटेल। यहां पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे, है ना। कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट थे कि पिताजी तो है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। पिताजी अगर दुनिया में नहीं है तो लास्ट टाइम वो जहां थे वहां का एड्रेस देना है। वहां का एड्रेस मतलब आपका होम एड्रेस देना है, ठीक है। पिताजी अगर दुनिया में नहीं है, ठीक है, उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, ठीक है। लेकिन है तो भी उनका प्रेजेंट एड्रेस देना है, और अगर वो दुनिया में नहीं है तो आपको उनका लास्ट एड्रेस देना है। यह है पांचवा कॉलम। नेम इन फुल विद एलियाज, एलियाजेज इफ एनी, उनका पूरा नाम, यानी कि अगर उनका सरनेम वगैरह है तो पूरा फुल नेम आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बहुत सारों का स्थिति ये थी कि सर मेरे पिताजी का नाम मेरे कागजों में अलग है और मेरे पिताजी के खुद के उनके कागजों में अलग है, तब मैं कौन सा भरूं? तो साथियों, आपने जो नाम एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया है, यानी कि 4th ग्रेड का जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उस फॉर्म के अंदर पिताजी का जो नाम डाला है वो नाम यहाँ पर डालें, उसको प्रेफर करें आप, ठीक है। तो वहां पर उनका पिताजी का नाम आ जाएगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस का मतलब क्या होता है? पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है आपका गांव लिख दें, गांव का नाम लिख दें, तहसील का नाम लिख दें, जिले का नाम लिख दें, और यहाँ पर पिन कोड डाल दें। यहाँ पर क्या डाल दें साथियों? पिन कोड। क्यों? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साथियों? पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस का मतलब अगर वाया पोस्ट आपसे संपर्क करना चाहे तो पोस्ट कहां पर लगती है आपकी, तो आपको क्या करना है, अपने गांव का नाम पूरी ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वे लिखूं VILL विलेज, फिर गांव का नाम, फिर पोस्ट कहाँ लगती है उसका नाम, फिर तहसील, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा डायरेक्टली आपके गांव का नाम लिखो, उसके बाद आपके तहसील का नाम लिखो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो, और उसके बाद अपने पिन कोड के जो 6 अंकों का पिन कोड होता है वो भर दीजिए। परमानेंट होम एड्रेस, अब पिताजी का परमानेंट होम एड्रेस जनरल केसेस में जो ये वर्तमान एड्रेस है वही होम एड्रेस है। अगर अलग है तो आपको अलग वाला भरना है ना। यहाँ पर उनका परमानेंट एड्रेस आएगा और यहाँ पर उनका करंट एड्रेस आएगा। अभी का एड्रेस आपने ऊपर भर दिया। अगर वही वाला होम एड्रेस है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेम एज अबोव, या फिर आप एड्रेस को यूं का यूं छाप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 चीजें आपको भरनी रहेगी, गांव,
तहसील, जिला और पिन कोड, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका। ठीक है, प्रोफेशन, अब यहाँ पर आपको उनका प्रोफेशन मेंशन करना है, आपको यहाँ पर उनका प्रोफेशन मेंशन करना है। प्रोफेशन में जो भी वो काम करते हैं, अगर वो लेबर है तो लेबर कर दो, फार्मर है तो फार्मर कर दो। ठीक है, अगर वो जॉब में है तो जॉब मेंशन कर दो। लेकिन यहाँ कहा है कि इफ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस, अगर वो सर्विस में है तो वहां पर उनका पद का नाम बताना है और उनका ऑफिस का एड्रेस लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, एक कैंडिडेट ने जैसे लिखा था कि पिताजी तो सर्विस में थे बट बाउंड, मतलब अभी जो है वो रिटायर्ड है। ठीक है, तो प्रोफेशन में आप क्या लिख देंगे, रिटायर्ड एम्प्लॉई। क्या लिख देंगे साथियों, रिटायर्ड एम्प्लॉई, रिटायर्ड एम्प्लॉय, ऐसे लिख देंगे और फिर नीचे वाले जगह को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, रिटायर हो गए तो उनका कोई ऑफिशियल एड्रेस है ही नहीं, रिटायर्ड हो गए तो उनका कोई ऑफिशियल एड्रेस है ही नहीं। ठीक है, ये कर देना है आपको। अगर अभी सेवा में है तो उनकी सेवा का नाम लिख दीजिए, जैसे टीचर, अब वो कहाँ पढ़ाते हैं, उनका पोस्ट लिख दो, टीचर लेवल 1 है, टीचर लेवल 2 है, टीचर ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या कर देंगे, उनके स्कूल का नाम लिख देंगे। ये हो गया आपका कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉलम नंबर 6। छठे वाले कॉलम पे चलते हैं साथियों। ये है आपका छठा कॉलम। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर दे रखा है नेशनलिटी ऑफ फादर। ठीक है, नेशनलिटी ऑफ फादर, मदर, हस्बैंड एंड वाइफ। नेशनलिटी का मतलब आपको उनकी राष्ट्रीयता बतानी है। ठीक है, तो यहां पर देखो फादर के सामने इंडियन कर रखा है, इस पे आपको राइट कर देना है। फादर के सामने इंडियन कर रखा है, पिताजी इंडियन ही है, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना साथियों, राइट कर देना है। मदर इंडियन ही है, राइट कर देना है। अगर आप मैरिड हैं और आप एक लड़के हैं, मतलब इफ यू आर मेल एंड मैरिड, अगर आप लड़के हैं और शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाले कॉलम को काट दीजिए, क्योंकि लड़के का हस्बैंड नहीं होता है। और वाइफ इंडिया की ही होगी जनरली, तो यहाँ पर इंडियन पर राइट कर दीजिए। ठीक है, इनमें से या तो आपके 2 कॉलम लागू होंगे या 3 कॉलम लागू होंगे। माता और पिता में तो आपको राइट करना ही है, दोनों इंडियन है। अगर आप लड़की हैं तो हस्बैंड के सामने आप राइट कर दीजिए इंडियन है, और खुद का आप छोड़ दीजिए, मतलब वाइफ वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। ये कॉलम हो जाएगा कॉलम नंबर 7। उसके बाद कॉलम नंबर 6, उसके बाद बात करते हैं कॉलम नंबर 7 की। 7th कॉलम क्या है साथियों, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यानी कि खुद की जन्म तारीख भरनी, इसमें कोई इशू नहीं है, डेट, मंथ एंड ईयर। उसके बाद में प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स, एडवर्टाइजमेंट के नॉर्म्स के अनुसार 112026 पर आपकी जो है एज कितनी हो रही है 1/1/2026 के अनुसार, वो एज आपको यहाँ पर भरनी, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो रहे हैं। आप गूगल क्रोम पे जाके एज कैलकुलेटर पर डेट ऑफ बर्थ डाल करके भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड। और अच्छा, इससे पहले एक पूछ रखा है एज एट मेट्रिकुलेशन। मेट्रिकुलेशन का मतलब होता है क्लास 10, है ना, कक्षा 10 जब आपने पास की उस समय आपकी एज क्या थी, वो एज आपको यहाँ पर डालनी है, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो रही है, आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच इज सिचुएटेड, 3 चीजें यहाँ पे भरनी है, जन्म का स्थान, जिला और राज्य। ठीक है, तो प्लेस ऑफ बर्थ में आपके गांव का नाम, जहां भी आपका जन्म हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ, मान लीजिए कोई बंदा किसी गांव का है लेकिन उसके जिले के हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ है, तो जन्म जहां हुआ उस जगह का नाम लिख देना, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, या खुद के गांव का नाम है। जिला कौन सा लगता है, जन्म स्थान का जिला, वो लिखना है, जन्म स्थान का जिला। एक कैंडिडेट मान लो चित्तौड़गढ़ का है लेकिन वो पैदा हुआ उदयपुर हॉस्पिटल में, तो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा प्लेस ऑफ बर्थ में, हॉस्पिटल का नाम भर दो, MB महाराणा भूपाल हॉस्पिटल, MB हॉस्पिटल, उदयपुर और राजस्थान। ठीक है, तो जो जन्म जहां हुआ है वो डिटेल आपको भरनी है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, और अब यहां पर नीचे आपको भरना है आपका खुद का जो जिला है और जो राज्य है वो, तो जिला यहाँ पे भर देंगे, राज्य यहाँ पे भर देंगे, और उसके बाद में स्टेट योर रिलीजन, रिलीजन में आप हिंदू हैं तो हिंदुइज्म लिख दें, HINDUISM, है ना, मुस्लिम है तो मोहम्मडियन लिख सकते हैं आप, या इस्लाम लिख सकते हैं, जैनिज्म लिख सकते हैं, बौद्धिज्म लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, या आंसर यस और नो। अब आप SC या ST के हैं या नहीं है, अगर हैं तो आप क्या लिखेंगे, यस, और उसके बाद में अगर SC है तो SC कर दो, अगर ST है तो यस करके ST कर दो, अगर SC या ST से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नो लिख दो और छोड़ दो इसको। ये हो गया आपका कॉलम नंबर 8, 9। अब बात करते हैं 10वें कॉलम की। ये है आपका कॉलम नंबर 10। ठीक है, ये देखो, चलिए अब देखो साथियों, ये जो आपके सामने डिटेल्स आई है,
कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इनमें हाइड करने जैसी कोई चीजें नहीं है, पिन कोड सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा है 10वें कॉलम के अंदर, रिकॉर्ड हो रहा क्या, हाँ ठीक है, 10वें कॉलम में आपसे पूछा है भैया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ योर प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पर पूछा है 15 साल की एज के बाद आपने जो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ली है उनकी जगह और डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है, अब किसी साथी, 2-3 साथियों कमेंट थे कि सर मेरी जब 10वीं हुई थी तो मेरी एज 15 नहीं थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 10वीं को तो मेंशन करें, चाहे वो 14 साल की एज में हुई हो, 14.5 साल की एज में हो, 10वीं को मेंशन करना, बिकॉज 10th जो है ना साथियों, वो आपकी आइडेंटिटी का भी प्रूफ है, आपकी डीओबी का भी प्रूफ है। उसके बावजूद अगर आप नहीं भी भरना चाहें तो भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों में अगर प्रायोरिटी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो आप? 15 साल के बाद हुई तो भरनी है, 15 साल से पहले ही 10वीं होगी तो आपको कंफ्यूजन है कि 10वीं भरूं कि नहीं भरूं। इन दैट केस मैं प्रेफर करूंगा कि आप वहां पर 10वीं की भी डिटेल दें। ठीक है, और अगर आप नहीं देना चाहते तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या भरना है? स्कूल का नाम डाल दो, पूरे स्कूल का नाम डाल दो, और स्कूल का गांव कौन सा है वो डाल दो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और साथ में गांव का नाम। ठीक है, या जो भी आपका स्कूल है उसका नाम, उसके बाद में उस गांव का नाम आ जाओ। वापस से यहाँ पर गांव का नाम मेंशन करना है, यहाँ पर जिला डालना है, यहाँ पर उसके पिन कोड डालने हैं, डेट ऑफ एंट्री है ना उस स्कूल में, उस क्लास की, इस यहाँ जो अपन 10वीं की डिटेल दे रहे हैं फर्स्ट में, तो 10वीं क्लास में एडमिशन कब हुआ था वो डेट आ जाएगी, और 10वीं आप पास कब हुए वो डेट यहाँ आ जाएगी। मार्कशीट में अगर आप देखोगे तो पासिंग डेट आपको मिल जाएगी, और फिर आपकी जो एंट्री डेट है वो आपको अपने स्कूल से पता करनी पड़ेगी। स्कूल से अगर एंट्री की एग्जैक्ट डेट मालूम हो जाती तो बढ़िया बात है, अगर एग्जैक्ट डेट मालूम करने में सारे प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पाता है, देन आप महीना और साल यहाँ पर डाल दें, महीना और साल, जैसे कि जुलाई 2015 है ना, या अगस्त 2017, जो भी आपकी डेट आ रही। ठीक है, और उसके बाद में जब आप पास हुए तो पासिंग की डेट मार्कशीट पे है। यहाँ पर क्या लिखना है साथियों, यहाँ पर आपको लास्ट में पूछा हुआ है एग्जाम पास्ड, एग्जामिनेशन पास्ड, यानी कि कौन सा एग्जाम पास किया था। तो यहाँ पर सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है 10वीं क्लास सेकेंडरी, और आप यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक है, पास करने की डेट को फिर से डाल दें, यहाँ पर आपने जो पासिंग डेट डाल रखी है उस डेट को यहाँ पर फिर से डाल दें, मान लीजिए 10 जून 2016। ठीक है, तो एग्जाम का नाम लिख दिया सेकेंडरी कक्षा 10 के लिए, और डेट डाल दी कब आप पास हुए थे। फिर आप आगे बढ़ गए सेकंड वाले में, वही आपके स्कूल का नाम आपको डालना है, गांव का नाम डालना है, जिला डालना है, पिन कोड डालना है, उस 12वीं क्लास में एंट्री कब ली वो डालना है। ठीक है, और पास कब हुए वो डालना है, यहाँ पर लिख दिया सीनियर सेकेंडरी, और यहाँ पर भी रिजल्ट की डेट आप चाहे तो ब्रैकेट बना के डाल दें। उसके बाद में आपका आ जाएगा, जैसे आपने कोई और कर रखा है, बीए कर रखी है मान लो, ठीक है, बीए कर रखी है, तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम डाल देना है, वो कॉलेज कहाँ पर है, अगर गांव में कॉलेज नहीं है तो गांव वाले कॉलम को खाली छोड़ दो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भर दो, पिन कोड डाल दो, उसमें एंट्री की डेट, एग्जिट की डेट, मतलब पास होने की, और क्या कर रखा है इन्होंने, डीएलएड कर रखा है, डीएलएड कर दिया आपने। अगर बीए कर रखा है, तबियत थोड़ी सी डाउन है यार, बीए कर रखा है तो यहाँ पर बीए कर दीजिए, और यहाँ पर पासिंग की डेट डाल दीजिए। यहाँ पर 10वीं में और 12वीं में और कुछ साथियों कमेंट ये थे कि हमने तो सर ओपन से कर रखी है, अब क्या करें, ओपन से कर रखी है अब क्या करें। तो स्कूल के, मतलब यहाँ पर एड्रेस में आप क्या लिख देंगे, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, क्या लिख देंगे, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, और यहाँ पर विलेज के नाम को खाली छोड़ देंगे, जिला आपका जयपुर डाल दीजिए, और यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में पिन कोड आपको गूगल से पता कर लेने पड़ेंगे। स्टेट ओपन स्कूल से कर रखी है, किसी भी ओपन स्कूल से कर रखी है, यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ आपको। ठीक है, या फिर आपको इसको इस तरीके से करना है, देखो बताता हूँ मैं, एक ऐसा कॉलम लेते हैं जो खाली, ये 5वां कॉलम, ये खाली है कॉलम, यहाँ पर जैसे एक बच्चे ने 10वीं ओपन से कर रखी है, ठीक है, तो ओपन का सेंटर एक स्कूल था, कोई सा भी स्कूल था, मान लीजिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया, मान लीजिए भदेसर कर दिया सर, और यही आपका सेंटर था। ठीक है, ये वाला आपका सेंटर था। ठीक है, और यहां पर आपको लिख देना है ब्रैकेट में, या नीचे लिख देना है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, RSOS, क्या लिख देना है, RSOS, जो स्कूल है आपका ओपन का स्कूल है उसका नाम लिख देना है, गांव का नाम भर दो, वही इस स्कूल का जो गांव है, जिला भर दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए,
और यहाँ पर सेम डिटेल्स आपको डाल देनी है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि RSOS मतलब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, या आपका जो भी ओपन स्कूल है उसका नाम यहाँ पे भर देना है। उम्मीद करता हूँ आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। इस तरीके से आपको, और यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको तनाव लेने की आवश्यकता है नहीं है। कॉलम नंबर 11 की बात कर लेते हैं। कॉलम नंबर 11 क्या कह रहा है? इफ यू हैव एट एनी टाइम एम्प्लॉयड गिवन डिटेल्स, अगर आपने कभी एम्प्लॉयमेंट किया है, अब आपने कहीं छोटी मोटी दुकान पे अगर काम किया है 5-6 महीने, तो वो डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर आपने, देखो गवर्नमेंट जॉब में तो आप होंगे नहीं, अगर होते तो फोर्थ ग्रेड मतलब ग्रेड फोर्थ से तो बड़ी जॉब से बाकी सारी, ठीक है, तो वो उसको छोड़ के आप इधर आएंगे नहीं। अगर आपने कोई प्राइवेट जॉब कर रखी, तो प्राइवेट जॉब ऐसी करी है आपने, किसी कंपनी की जॉब थी, सैलरी आपके अकाउंट में आती थी, पीएफ वगैरह कटता था, पूरा व्यवस्थित काम था, तो आप ब्यौरा दीजिए। आपने कहीं पर ऐसे ही थोड़े दिनों काम किया है, 2-3 महीने काम किया, तो उसकी डिटेल्स आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 11वां कॉलम आप भर दीजिएगा। अगर किसी ने किया है, तब आपसे क्या पूछा है? डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट हेल्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, मतलब अगर आपने काम किया है तो क्या काम किया है, वहां आपकी पोस्ट क्या थी, है ना, यहाँ पर आपको भरना है। फ्रॉम और टू के अंदर आपको क्या करना है साथियों, कब से लेके कब तक, और उसके बाद में फ्रॉम और टू के बाद में फिर आपसे पूछा जा रहा है फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस, जहां ऑफिस या फर्म या इंस्टीट्यूशन जहां भी आपने काम किया, प्राइवेट है तो भी यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। और 12वां कॉलम आ जाएगा आपका, हैव यू बीन एवर कन्विक्टेड को बाय कोर्ट या ऑफिस के द्वारा आपको कन्विक्शन हुआ है क्या, हुआ है तो डिटेल देनी है, ये जो जनरल केसेस में नहीं होगा। इफ द आंसर इज यस, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द कन्विक्शंस एंड सेंटेंसेस शुड बी गिवन। ठीक है, अगर आपको किसी कोर्ट ने या किसी किन्हीं अधिकारियों ने अगर आपको पनिशमेंट दी है, कन्विक्ट किया है, आरोप तय हुए आपके खिलाफ, अगर आप यहाँ पर यस नो में आंसर देना है, नो देते हैं तो ठीक है, और यस दिया है तो फिर आपको डिटेल बतानी पड़ेगी कि ये जुर्म था, इस धारा के तहत ये सजा हुई। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन यू नो, तो आपके जानने वाले दो लोगों के यहाँ पे नाम डाल देने हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको तारीख डालनी है, जगह का नाम डालना है, खुद के साइन कर देने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको खुद का नाम, पिताजी का नाम, कितने सालों से जानते हैं वो यहाँ पर भर देना है आपको, सालों से जानते हैं, महीनों से जानते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर डेट और टाइम डाल करके, डेट और जगह डाल करके, इसको पूरे को आपको क्या करवाना है, गेजेटेड ऑफिसर से साइन सील करवाना है। तो ये था आपका अटेस्टेशन फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि शायद बहुत लंबा, जरूरत से ज्यादा ही लंबा हो गया है ना, लेकिन देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं रही होगी, उसके बावजूद भी रही है। अगर किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करने के बाद ही भरिएगा, अनुमान से कोई चीज मत भरना। ठीक है साथियों, ये और फिर बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, मैं, मेरे को कोई कर्मचारी चयन बोर्ड ने मेरे को ऑथराइज नहीं किया है कि मैं आपको इस तरीके से बताऊं, है ना। मैं किसी भी तरह का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो पूर्णतः सहायतार्थ था। ठीक है, तो आपकी हेल्प के लिए था, और वीडियो किसी भी तरीके से कम्युनिटी गाइडलाइंस, यूट्यूब गाइडलाइंस या कर्मचारी चयन बोर्ड की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।